नमस्कार विद्यार्थियों। हम छंद पढ़ रहे थे और अब छंद का हमारा मेरी तरफ से आज अंतिम क्लास है, क्योंकि जितने भी प्रश्न आपकी तरफ से आए उन प्रश्नों को लेकर के भी चर्चा करेंगे और साथ में जो कुछ ऐसे छंद बच गए हैं जो स्नातक के प्रथम और द्वितीय वर्ष के काव्यांश से संबंधित है, यानी कि आपको विशेष लिखने में काम आएंगे, उनकी चर्चा हम आज करने वाले हैं, जिसमें से कुछ मात्रिक है और कुछ वार्णिक है। कल एक और बात जो रूप घनाक्षरी देव घनाक्षरी पढ़ा उसके बारे में भी दोबारा से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बरवे छंद को ले लेते हैं और आपको बता दूं कि ये अर्ध सम मात्रिक है। अर्ध सम मात्रिक हमने तीन तरह के मात्रिक और वार्णिक में पढ़ा था, छंदों के भाग किए थे। सम मात्रिक, विषम मात्रिक और अर्धसम मात्रिक। सम मात्रिक वहां थे जहां पर समस्त चरणों में बराबर बराबर मात्राएं होती है, और समवार्णिक अगर हो तो समस्त चरणों में बराबर बराबर वर्ण होते हैं। विषम में जितने भी चरण होते हैं उनमें एक की भी मात्रा दूसरे से नहीं मिलती, या एक के भी वर्ण दूसरे से संख्या के मामले में मिलते नहीं हैं। तीसरे हमने पढ़े थे अर्धसम मात्रिक या अर्धसम वार्णिक। उसमें क्या होता है, जितने भी चरण होते हैं और दो दो के जोड़े में उसमें मात्राओं या वर्णों की संख्या आपस में मिलती है। तो हम उन्हीं में से एक छंद की बात कर रहे हैं, बरवे की, और इन दो छंदों की भी बात करेंगे जो मिक्स छंद है, यानी दो छंदों को मिलाकर के एक छंद बना है, इसकी भी चर्चा करेंगे। और साथ में एक हमारे पास वार्णिक है, द्रुत विलंबित, जो बहुत बार पूछा गया है और अधिकतर काव्यांश में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यदि हम प्रिय प्रवास को पढ़ते हैं तो उसमें भी इसका प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहले बरवे छंद की बात करते हैं। अर्धसम मात्रिक है और इसमें 4 चरण। अब 4 चरणों में मात्राओं का क्रम किस प्रकार, जो विषम चरण है यानी पहला और तीसरा, उसके अंदर कितने मात्राएं मिलेगी, 12-12। और जो समचरण है यानी कि दूसरा और तीसरा, उसके अंदर आपको 7-7 मात्राओं के जोड़े मिलेंगे, यानी कि दो दो चरणों में मात्राओं की संख्या बराबर बराबर है। इसी कारण से इसको हम अर्धसम मात्रिक छंद कहते हैं। मैं आपको इसकी एक और विशेषता बता दूं जो सामान्यतः आपको पुस्तकों में नहीं मिलेगी, लेकिन इस जगह मैं आपको बता रही हूं, अगर आप लिखते हैं परीक्षा में तो आपको इसके लिए अतिरिक्त अंक मिलते हैं। वो है कि इसके अंत में, यानी जब छंद का अंत होता है यानी कि चौथा चरण, इसमें या तो आपको जगण मिलेगा और या फिर आपको तगण मिलेगा। इन दोनों में से कोई एक गण आपको देखने को मिलता है तो आप ये आइडिया लगा सकते हो कि यहां पर बरवे छंद है। वैसे तो मैं आपको बता दूं 12-7 का कॉम्बिनेशन और किसी भी छंद में देखने को नहीं मिलेगा। किसी भी मात्रिक छंद में आपको 12-7 का कॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी इसके साथ यदि आपको सीधे सीधे परीक्षा में पूछा जाता है कि बरवे छंद को परिभाषित कीजिए और आप अंत में अगर उसका ये लाइन लिखते हैं तो निश्चित रूप से आपके अंकों में वृद्धि होगी। या फिर किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इस तरीके से सवाल आता है कि ऐसा कौन सा छंद है जिसके अंदर 12-7 मात्राओं का समायोजन मिलता है और उसके अंत में या तो जगण या तगण आता है। अब आपको मेरे हिसाब से इतने हमारे वीडियोस या इतनी कक्षाएं इस पे हो चुकी है कि हमको जगण और तगण और भगण ये सब आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। अब थोड़े से उदाहरण को देखते हैं और उदाहरण के साथ ही आप मात्राओं की गणना कर लेंगे। देखिए इधर, सावन थोड़ा भी न सुहाए, सावन थोड़ा भी न मुझे सुहाए। अब आप यति को देख लीजिए, गिनिए, मात्रा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, यानी एक और रही है। सावन थोड़ा भी न
मुझे सुहाए। गिनिए, 2 2 4 2 6 2 8 तो 10 11 और 12, यानी पहले ही चरण में आपको 12 मात्राएं। मुझे सुहाए 1 2 3 4 5 6 और 7, ये लगाइए 12 और 7 की युति आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, है ना। और अंत में आप देख लीजिए तगड़ और जगड़ का मतलब क्या होता है। ये माता राज, ये माता रा ज भा न, ठीक है। सुहाय में देख लीजिए अंत में आपको ये जगड़ देखने को मिल रहा है। तगड़ में ये माता रा और ज, या तो ये मिलता या ये मिलता, दोनों में से एक मिलता। मैंने आपको बताया, या तो चगड़ मिलेगा या फिर आपको तगड़ मिलेगा, इन दोनों में से कोई एक मिलेगा और वहां पर बर्वे छंद आपकी पहचान आपको बड़ी आसानी से हो जाएगी। अब आप देखिए, ऐसा कोई भी मात्रिक छंद आपको नहीं मिलेगा जिसमें 12 और 7 की मात्राओं पे यति आपको मिलती हो। यहाँ पर 12 पर यति मिलती है और दूसरी यति आपको 7 पे ही मिल जाती है। इतने कम पे किसी भी छंद में आपको यति देखने को नहीं मिलेगी। अगले छंद को लेकर के चलते हैं। वो है हमारा छप्पय। मैंने आपको नाम लिया कि ये मिक्स छंद है। मिक्स यानी दो छंदों को मिला करके एक छंद का निर्माण किया गया है यहाँ पर, और ये भी विषम मात्रिक। प्रश्न इसमें बहुत तरह के पूछे जाते हैं, कौन कौन से छंद को मिलाकर छप्पय छंद का निर्माण होता है, या छप्पय छंद में प्रथम 2 पंक्तियां किस छंद की होती है, प्रथम 4 पंक्तियां किस छंद की होती है। तो ये चीज आपको आनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, रोला और उल्लाला 2 छंद हैं, इन दोनों को मिला करके छप्पय का निर्माण होता है। और दोहा और रोला मिलकर के कुंडलिया छंद का निर्माण होता है। यानी ये 2 छंद कैसे हैं, मिक्स छंद है। इन 2 छंदों में 2-2 छंदों का समावेश मिलता है। यानी यदि आपको रोला और उल्लाला के उदाहरण आपको याद हैं तो आप बड़ी आसानी से छप्पय को याद कर सकते हैं। दोहा और रोला के याद हैं तो मिक्स करके आप कुंडलिया छंद का निर्माण कर सकते हैं। आपको अलग से उदाहरण याद करने की आवश्यकता नहीं है। या यदि आपको कुंडलिया छंद का बड़े आसान से इसके उदाहरण है और बड़ी अच्छी सी इसकी पहचान है कि दोहा आने के बाद दोहे का अंतिम पंक्ति का दोहरान वापस से होगा, और ऐसा कोई भी छंद नहीं है जिसके अंदर किसी एक पंक्ति का दोहरान होता हो। एकमात्र छंद है जिसके अंदर किसी अंतिम चरण की पंक्ति का दोहरान किया जाता है। तो पढ़ते ही हमको पहचान हो सकती है कि यहाँ पर कुंडलिया छंद। देखें, रोला में कितनी मात्राएं, यानी हम छप्पय की बात कर रहे हैं। छप्पय में रोला के 4 चरण, यानी 4 पंक्तियां किसकी, 24-24 मात्राओं वाली, और 2 पंक्तियां यानी 2 चरण किसके, 28-28 मात्राएं। क्योंकि हमने उल्लाला की पहचान पढ़ी है कि 15 और 13 पर यति मिलती है। 28 का मतलब उल्लाला छंद जो है उसमें पहले 15 मात्रा और फिर 13 मात्रा, वहां पर ठहराव यानी यति मिलती है। तो यहां पर डायरेक्ट ही मैंने इन दोनों को जोड़ करके आपको 28 बता दिया, क्योंकि 15-13 15-13 इस प्रकार यति मिलती है, 2 बार दोहरान है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे 28-28 सीधा सीधा लिख करके बता रही हूँ। 4 चरण उदाहरण देखिए। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। यदि हम चंद्रगुप्त मैथिली शरणगुप्त को पढ़ चुके हैं तो मैथिली शरणगुप्त में बड़ा सुंदर सा प्रकृति का, भारत की प्रकृति का वर्णन है, और उसमें पंक्तियां हैं कि नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। यदि इन पंक्तियों को हम याद करते हैं तो आप इन पंक्तियों में देखिए कि प्रथम 2 पंक्तियों में, 4 पंक्तियों में आपको रोला मिलेगा। हम रोला की पहचान पढ़ चुके हैं और रोला में 4 चरण थे और 24-24 मात्राएं थी। तो यदि आपको रोला और उल्लाला याद है तो रोला और उल्लाला दोनों को मिला करके हम छप्पय छंद का निर्माण कर रहे हैं। तो दोनों को अलग अलग से आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप एक छप्पय छंद को याद कीजिए और आपको 2 छंद एक साथ याद हो रहे हैं। दूसरा कुंडलिया छंद, बिल्कुल उसी प्रकार जैसे हमने ये पढ़ा, विषम मात्रिक, क्योंकि ये भी 2 छंदों के मेल से बना है, दोहा और रोला। दोहे में हमको पता है कि 24 मात्राएं, हम 13-11 13-11 पर यति देख चुके हैं। जब हमने दोहा पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि पहले चरण में 13, फिर 11, फिर 13, फिर 11, इस प्रकार
कुल मिलाकर के 24 मात्राओं का संयोजन हमें देखने को मिलता है। और इसमें भी प्रथम दो पंक्ति, क्योंकि दोहा दो पंक्तियों का ही है, लेकिन रोला यहां पर 4 पंक्तियों का था, तो कुल मिलाकर इसमें पंक्तियां कितनी हो गई? 6 छप्पे में। और कुंडलिया में दोहा 2 पंक्ति का है और रोला 4 पंक्ति का है, कुल मिलाकर पंक्तियां हो गई 6। तो दोनों में कुछ एक चीज एक जैसी है, वो ये है कि दोनों ही विषम मात्रिक है और दोनों ही दो दो छंदों के योग से बन रहे हैं और दोनों में ही 6 मात्राएं, 6 पंक्तियां होती है। और पर पंक्तियों में मात्राओं का क्रम किस प्रकार होता है, मात्राओं की गणना किस प्रकार है, बस वही बात अलग अलग देखने को मिलती है। तो 24 अभी मिलेगी, क्योंकि दोहा में भी 24 है, रोला में भी 24 है। तो इस हिसाब से हम देखें कि 6 की 6 पंक्तियों में आपको 24 मात्राओं का संयोजन देखने को मिलेगा। अब आगे चलते हैं हम। इसका अगर उदाहरण आप देखना चाहें तो हमने बहुत छोटी कक्षा में पढ़ा है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो हंसाए। जैसे ही ये पंक्ति कंप्लीट होती है, अंतिम चरण का दोहरान होता है। दोहरान किस प्रकार कि जग में होत हंसाए, चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही नहीं भावे। रिपीट हो गई दोहे की अंतिम चरण वाली पंक्ति। जब रोला जहां से स्टार्ट होता है, यानी रोला की प्रथम पंक्ति और दोहा की अंतिम पंक्ति, दोहे की पूरी एक पंक्ति हो गई 2 चरणों में, दूसरी पंक्ति हो गई 2 चरणों में। तो ये जो पंक्ति है आपकी, ये यहां पर रोला में वापस दोहराई जाएगी, यानी उसका दोहरान होगा। और इस पहचान से फटाक से अपन देखते ही बता सकते हैं कि यहां पर छंद कौन सा है? कुंडलिया छंद। अगला है आपका द्रुत विलंबित, और वो वार्णिक है। और वार्णिक में वर्णों की गणना हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और 4 चरणों के साथ 12 वर्ण सीधे सीधे, न, भ, भ और रा। याद करने का तरीका है न से नगण, भ से भगण, भ से भगण और र से रगण, यानी कि एक नगण, 2 भगण और 1 रगण मिला करके हमको द्रुत विलंबित छंद का निर्माण किया जाता है। और आप देखेंगे कि एक गण में 3 हमारे वर्ण थे, तो 3 3 6 3 9 और 3 चौक 12, कुल मिला के कितने वर्ण हो गए? 12 वर्ण। मैंने पहले भी बताया था, बिल्कुल गणित की तरीके से इसको याद करने की कोशिश करेंगे कि कितनी संख्या के बाद रुकाव है, कितनी संख्या पूर्ण करता है एक चरण, और कितनी संख्या पूर्ण करता है पूरा एक छंद। अगर इन चीजों को आप याद रखें तो छंदों को याद करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बड़ा आसान सा इसका उदाहरण है, प्रिय प्रवास को मैंने आपको बताया, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी विराजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। आरंभिक पंक्तियां हैं और आरंभिक पंक्तियों में ही आपको द्रुत विलंबित छंद देखने को मिल जाएगा। देखिए, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। हो चला। अगली पंक्तियां भी है, तरु शिखा पर थी विराजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। राधा का वर्णन है। आप लगाइए यहाँ पर वर्ण गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 12 के वर्णों की जोड़े में आपको 4 पंक्तियां मिलेगी। और उन पंक्तियों को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर हम अगर गणों की पहचान करने लगे तो नगण को याद कीजिए आप। नगण में क्या था? न स ल, ये देखिए पहला नगण हो गया। दूसरा भगण याद कीजिए, भगण कैसा था? यह माता राज भा न स, से का पे बड़ा लग गया, इस पे एक और इसके एक, ये देखिए भगण। कहीं भी जाइए इनके गणों में आपको कोई रत्ती भर भी फेर नहीं मिलेगा। नगण जहां है वहां नगण ही मिलेगा, जहां भगण है वहां भगण ही मिलेगा। और कुल वर्णों की मात्रा आप गिनेंगे तो आपको 12 ही मिलेगी। यदि आपको गण याद है, गणों का संयोजन याद है, तो आपको उन मात्राओं की या वर्णों की संख्या को याद करने में जरा भी परेशानी नहीं आएगी। तो हमने 4 का वर्णन आज देखा, और चारों में हमने ये देखा कि किस प्रकार कहां कहां जो 2 छंद हमने पढ़े, जो कि 2
दो दो छंदों के संयोग से बने थे, यानी मिश्रित छंद हैं, और एक वार्णिक पढ़ा और एक हमने अर्धसमात्रिक बरवे, जो कि बहुत कम देखने को मिलता है। बरवे नायिका भेद या रहीम जी की पढ़ते हैं तो वहां पर बरवे छंद हमको देखने को मिलता है, या बरवे रामायण तुलसीदास जी की पढ़ते हैं तो वहां पर आपको बरवे छंद देखने को मिलता है। और यहाँ पर 12/7 जो बहुत कम काम में आने वाले हैं छंद, उन छंदों को अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो आपको इसी दृष्टिकोण से मैंने इस बरवे छंद को कराया था। वैसे स्नातक के तृतीय वर्ष में सीधे सीधे पाठ्यक्रम के अंदर इस छंद का कहीं भी योग नहीं है। एक और बात जो कल हमने पढ़ी वो थी हमारी कवित सवैये के बारे में, और मैंने आपको बताया था कि मनहरण, रूप घनाक्षरी और देव घनाक्षरी, तीन नाम लिए थे। मनहरण, रूप घनाक्षरी और देव घनाक्षरी, और देव घनाक्षरी में इसका नाम लिया था। तो कभी कभी कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो आप मनहरण नाम से ही याद कीजिए। ये 31 वर्णों का योग है, ये 32 वर्णों का योग है, और ये 33 वर्णों का योग है। इसको घनाक्षरी कहा जाता है, लेकिन जब जब परीक्षा में पूछा जाएगा आपको ब्रैकेट में मनहरण लिखा हुआ मिलेगा, इसलिए ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 31, 32 और 33 वर्णों का संयोग आपको जहां मिलेगा वहां पर सीधे सीधे कवित्त, वार्णिक, मुक्तक आपको नाम याद होना चाहिए और उसकी पहचान याद होनी चाहिए कि इसमें 31 से लेकर के 33 वर्णों का योग मिलता है। आज हमारी छंद की जो मेरी तरफ से अंतिम क्लास थी, इससे संबंधित यदि कोई प्रश्न आपको पूछने हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।